Very good afternoon, my beloved student and my dear future officers. Welcome back on this learning platform, Civil Service 247 Hindi, UPSC CSC Prelims 2026। आप जो लोग देने जा रहे हो, आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, इंडियन गवर्नेंस रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर करंट अफेयर्स में आता है, तो मैं उन टॉपिक को इस चैनल में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए ऑन द एंगल्स ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। सो वैसे ही एक मुद्दा 2 दिन पहले आप लोग न्यूज़पेपर में और कई जगह देखे होंगे कि अगर कोई एससी शेड्यूल कास्ट, हिंदू, सिख और बुद्ध रिलीजियन का हो, बुद्धिस्ट हो, अगर वो किसी दूसरी रिलीजियन में जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गया, मुस्लिम हो गया, तो इस्लाम और क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक जज केस की जजमेंट में बोला है कि उनका जो एससी स्टेटस है वो आगे से नहीं रहेगा अगर वो कन्वर्ट होता है, उनका कन्वर्सन होता है। तो मुद्दा क्या है? एससी शेड्यूल कास्ट जो है केवल उन लोगों की ही स्टेटस कन्वर्ट होने पे किसी दूसरी रिलीजियन पे क्यों जाता है, एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब जो है उन लोगों का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता? तो मेंस यूपीएससी सीएससी 2026 एंड प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी 2026, जीएस पेपर 2 के लिए भी, मेंस के लिए ये जो मुद्दा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरी ये जो टॉपिक है इसको अगर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस की एंगल से समझना है, तो आगे जो 10 मिनट, 10 to 12 मिनट मैं एक्सप्लेन करूंगा ये मुद्दा को, ये टॉपिक को, आप एक कॉपी पेन लीजिए और प्रॉपर नोट डाउन कीजिए ताकि आपको ये जो मुद्दा है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आए। बात ठीक है कि नहीं? बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, दिस इज मी Soumen Goswami, educator of Civil Service 247 Hindi and Civil Service 247 Bengali. I am basically belong from West Bengal. So my dear future officers, मेरा जो लैंग्वेज है उसमें बंगाली का टर्न रहेगा, लेकिन अगर भाव ठीक रहे तो मुद्दा समझ में आ ही जाएगा। तो डज कन्वर्सन कैंसिल एससी कोटा, ये जो न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बना हुआ है, आप जो यूट्यूब में देख रहे हो, अगर इस टॉपिक को आपको एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट समझना है तो डिटेल में जाना पड़ेगा, और 1950 से आज तक क्या हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके ये जो मुद्दा है ऊपर ऊपर नहीं, आपको डिटेल में समझ में आएगा। बात ठीक है? ओके सर। सो मैं क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को एक देता हूँ, और क्लास की एंड में ये जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इन इंडिया। बी केयरफुली, सिट डाउन, रिलैक्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो। सर क्वेश्चन हट हट गया, ये देखो आ गया। जस्ट अ मिनट, मैं इंक ले लेता हूँ। हाँ सर, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि सर जल्दी काम हमें ठीक पसंद आता नहीं। देखो, तो कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए है। तो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ऑर्डर 1950, तो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है हम देखेंगे, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल कास्ट कैन अप्लाई ओनली बी हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट फेथ। ऑप्शन 2 में बोला गया शेड्यूल ट्राइब पर्सन लूज देयर रिजर्वेशन बेनिफिट्स अपन कन्वर्सन टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब का बंदा है, कोई व्यक्ति है, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, तो उनका जो स्टेटस है, जो कोटा है एसटी का, वो क्या कैंसिल हो जाता है। और जो स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन 3 है उसमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन रिमूव द कास्ट फ्रॉम एससी लिस्ट। तो गवर्नर को पावर दिया गया है आर्टिकल 341 से कि क्या वो एससी लिस्ट को रिमूव कर सकता है कि नहीं।
तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये क्या राइट है? आर्टिकल 341 में बाकी गवर्नर को दिया गया है कि प्रेसिडेंट को दिया गया है, हम देखेंगे आगे क्लास में। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगर आपको आता है तो आप जब ये क्लास देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे हम पूरा टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद इस स्लाइड पे आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो पहले से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो मुद्दा क्या है? मार्च 2026, अप्रोक्स डेट मुझे ख्याल नहीं, 22 मार्च के अराउंड कि 24 मार्च के अराउंड, इसी साल 2026 में, इसी मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जो रिलीजियस कन्वर्जन को लेके है। तो रिलीजियस कन्वर्सन को लेके किस मुद्दे पे जजमेंट आया है कि जो शेड्यूल कास्ट है, हाँ सर, वो वो जो शेड्यूल कास्ट, पहले तो समझना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट किसको दिया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट हिंदूज को दिया जाता था पहले, अब भी है सर, हाँ। क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल एरा रहा है, हमारा जो पास्ट हिस्ट्री रहा है, वहां पे सोसाइटी में हेवीली डिस्क्रिमिनेशन देखा गया था पहले। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में पहले हुआ था, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पे हुआ था, एजुकेशन लेवल पे, इनको दूर करने के लिए एक कोटा शेड्यूल कास्ट दिया गया था। किनको? जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आता है, हाँ सर। तो बेसिकली हिंदूज में था, और उसके बाद बाद में सिख को इसमें इंक्लूड किया गया और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया। तो ये जो शेड्यूल कास्ट पीपल है, अगर ये दूसरी रिलीजियन में कन्वर्ट होते हैं, इनका कन्वर्जन होते हैं, लाइक मुस्लिम हो गया, इस्लाम हो गया, ठीक है, तो अगर ये इस्लाम में चला जाए और क्रिश्चियनिटी में चला जाए, दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ, उसका जो एससी स्टेटस है वो आगे जाके नहीं रहेगा अगर वो कन्वर्ट हो गया किसी दूसरी रिलीजियन पे। कोर्ट का लॉजिक क्या है? कोर्ट कहते हैं कि देखो, ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये सेमेटिक रिलीजियन है। सेमेटिक रिलीजियन मतलब अगर तुम यहूदी को भी देखोगे, इस्लाम को देखोगे, क्रिश्चियनिटी को देखोगे, तो ये सब सेमेटिक रिलीजियन के अंदर आते हैं। सेमेटिक रिलीजियन का मतलब होते हैं जिसका मूल एक है लेकिन शाखाएं बहुत है, ठीक है? तो आप ऐसे समझिए सेमेटिक रिलीजियन को कि पिता एक है लेकिन बच्चा अनेक है। हाँ, उसका जो सन है, डॉटर है, वो अनेक है, उसका बच्चा अनेक है। तो ये अगर आपको समझना है, ये सेमेटिक रिलीजियन। तो सेमेटिक रिलीजियन में क्या होता है, उसमें जो ये डिस्क्रिमिनेशन, जो ये भेदभाव वाला जो मामला है, ये नहीं रहता। हाँ, तो उनका जो रिलीजियन का जो बेस है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, तो वहां पे देखा गया कि कोई भेदभाव वाला मामला उधर पे पास्ट में नहीं रहा, उसकी रिलीजियन की बेस पे नहीं है। लेकिन हमारी जो हिंदू रिलीजियन में, उसमें देखा गया कि पास्ट में हाँ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो छुआछूत है, ये जो भेदभाव है, ये सोसाइटी में था, रिलीजियन में था। तो इसीलिए हिंदूज को और बाद में सिख को और बुद्धिस्ट को एससी कास्ट दिया गया था। लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरी रिलीजियन में, तो कोर्ट का कहना है कि उस रिलीजियन में तो कोई ऐसा भेदभाव वाला मामला नहीं है, तो उनका एससी जो कोटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। ओके, लॉस हो जाएगा, वो आगे से एससी नहीं रहेगा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट तो सर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा किसमें? क्योंकि ये जो एससी और एसटी होते हैं, एसटी का बात तो अलग है, हम बाद में देखेंगे, शेड्यूल ट्राइब का, लेकिन शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है रिलीजियन बेसिस है। गेटिंग माय पॉइंट अभी तक? तो रिलीजियन बेसिस पे जो एससी कोटा है, अगर ये कन्वर्ट होने पे किसी दूसरी रिलीजियन पे, अगर ये ना रहे कोई आदमी का, तो वो उनका जो इफेक्ट पड़ेगा, उनका एडुकेशन में पड़ेगा, उनका जॉब्स में पड़ेगा।
क्योंकि उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है कि नहीं। एससी को, एससी कास्ट की जो जनता है, जो आदमी है, जो पीपल है, उनको क्या मिलता है सर? रिजर्वेशन मिलता है जॉब्स में, एडुकेशन में। अंडर आर्टिकल 15 तुम देख लो। हाँ सर। तो ये जो रिजर्वेशन है वो आगे से इन लोगों को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बहस छिड़ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विस, एज ए एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विस, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द इंटायर सिचुएशन को। तो मुद्दा क्या है, समझ में आ गया? मुद्दा यही है जो मैं अभी तक आप लोगों को बोला। आप लोग अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना। तो ये जो सर आप बोले कि एससी जो है ये रिलीजियन बेसिस पे है, और ये जो रिलीजियन बेसिस पे है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आता है। हाँ सर। तो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये 1950 का ऑर्डर है। 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया गया था। ये प्रेसिडेंट ऑर्डर कहां से देता है? प्रेसिडेंट साहब का जो ऑर्डर है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है कि नहीं? हाँ सर है। आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई कास्ट एज ए एससी वाया नोटिफिकेशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 341 से ये उनको एम्पावर्ड किया गया है कि प्रेसिडेंट साहब आप एक नोटिफिकेशन इशू करो और नोटिफिकेशन में बोलो कि किन किन लोगों को एससी कास्ट में कोटा मिल सकता है। तो ऐसे ही एक नोटिफिकेशन, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1950 में, जिसमें क्लॉज 3 है, सेक्शन 3 है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 सेक्शन 3। तो उसमें बोला गया कि जो हिंदूज है, जो सिख्स है और जो बुद्धिस्ट है, इन तीनों को ही एससी कोटा दिया जाएगा ना। क्लॉज 3 में ये हिंदू रिलीजियन को दिया गया है, बाद में 1956 में सिख को दिया गया और 1990 में बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया। तो आप ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान में रखते हुए चलिए कि 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उनमें सिर्फ हिंदूज को दिया गया था, क्योंकि हमारी हिंदू सोसाइटी में ही ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे भेदभाव देखे जाते थे। और इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 को इंक्लूड किया था, जहां पे बोला गया था कि द स्टेट और पर्सन कोई भी शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी ग्राउंड्स ऑफ द रेस, कास्ट, रिलीजियन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला हमारी हिंदू सोसाइटी में था उसको हटाने के लिए ही 1950 में हिंदूज को और बाद में सिख्स को 1956 में सिखों को और 90s में 1990s में बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया। तो ये रहा सर इंटायर मामला। तो आगे हम समझेंगे कि प्रीलिम्स में हमें कहां पे ट्रैप हो सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां फंस सकता है। तो अगर इस टॉपिक में प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए, देखो मैं ऐसे 4 टॉपिक को लेता, 5 मिनट करके पढ़ाता और 20 मिनट में मैं 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर देता। लेकिन मैंने सोचा कि देखो अगर एक टॉपिक को मैं लूं और उनमें अगर 10 to 12 मिनट एज माई नॉलेज मैं एक्सप्लेन करूं तो तुम्हें काफी ज्यादा हद तक फायदा होगा इस टॉपिक को समझने में। और अगर प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे अगर तुम्हें टॉपिक का गहराई तक पता ना हो तो पहले समझना चाहिए कि ये जो शेड्यूल कास्ट है और ये जो शेड्यूल ट्राइब है, इनका जो कन्वर्जन रूल क्या है। कि अगर सर चलो आपने तो बता दिया कि एससी जो है अगर वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए तो उनका कोटा नहीं रहेगा आगे से, कोर्ट ने बोल दिया। हाँ सर। तो एसटी के लिए मामला क्या है? प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि एसटी का भी नहीं रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन का पहले ही मैंने एमसीक्यू में आपको ऑप्शन में दिया है। तो आगे ये पूरा टॉपिक शेष होने के, कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यू भी आ जाएगा कि मामला क्या है, समझ में आ जाएगा। देखो तो एसटी जो है, एसटी कन्वर्शन के लिए रूल क्या है, तो पहले एससी का एक बार देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, देखने में कोई तो दिक्कत नहीं है ना सर। तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, तो ये जो एससी जो कोटा है, जो एससी स्टेटस है जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये किस आधार पे दिया गया था? इनका बेस क्या था? इनका बेस था अनटचेबिलिटी, क्योंकि हेवीली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता था इन आवर पास्ट हिस्ट्री, इन आवर सोसाइटी, इन आवर स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट?
सो रिलीजियन स्पेसिफिक है ये, हाँ, क्योंकि हिंदूज में ये जो अनटचेबिलिटी था, ये हिंदू रिलीजियन में देखा जाता था, दलित्स में देखा जाता था, हिंदू दलित्स में। तो उसीलिए इसीलिए ये अनटचेबिलिटी रिलीजियन स्पेसिफिक है। तो इनको हिंदूज को दिया गया, लिमिटेड रखा गया। एमसीक्यू प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन अगर आया और तुमको टॉपिक पता नहीं है डिटेल में, तो तुम कर नहीं पाओगे, हवा हवा में सॉल्व नहीं होगा बेटा। तो हिंदूज को दिया गया, सिख को दिया गया और बुद्धिस्ट को दिया गया बाद में 1956 में सिख को और 1990s में बुद्धिस्ट को। स्टेटस को बोला गया कि अगर तुम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो तुम्हारा जो एससी जो स्टेटस है वो नहीं रहेगा बेटा आगे से। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कि सेम रूल है सर? नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए रूल नहीं है। एससी का जहां पे हमने देखा कि एससी कोटा दिया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, ऑन द रिलीजियन स्पेसिफिक, वहां पे शेड्यूल ट्राइब ये जो कोटा है ये बेसिक बेस्ड है ट्राइबल कैरेक्टर के ऊपर, कि उनका ट्राइबल जो आइसोलेशन है, जो ट्राइबल जो उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका जो ओन लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर और आइसोलेशन है, तो वो है आधार एसटी का, कोई रिलीजियन नहीं है। तो रिलीजियन न्यूट्रल है एसटी कोटा। तो नॉट लिंक्ड एनी स्पेसिफिक फेथ। तो आप एसटी हो, आप, ये मैटर नहीं करता कि आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम्स हो, आप बुद्धिस्ट हो, ये मैटर नहीं करता। एसटी में जो देखा जाएगा आपका ओन कल्चर, आपका ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, और जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो खूबियां होती है वो है कि नहीं, आइसोलेशन है कि नहीं। तो ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल डिस्टिंक्ट कल्चर को आधार माना गया है एसटी कोटा का। तो इसीलिए ये रिलीजियन न्यूट्रल है, इसमें कोई रिलीजियन फेथ वाली मामला नहीं है लाइक एससी। तो अगर कोई एसटी अगर कन्वर्ट होता है किसी दूसरी रिलीजियन में, तो उसका क्या होगा, स्टेटस कैंसिल हो जाएगा? नहीं, वो रिटेन रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो वो रिटेन रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल सिर्फ एससी का होगा, क्योंकि ये रिलीजियन स्पेसिफिक है। इनका जो बेस्ड है वो हमारा पास्ट जो हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी है, वो इनका बेसिस है। तो इसीलिए, तो इसी आधार पे अगर तुम्हें बात इतनी दूर तक समझ में आई, तो आगे हम चर्चा करेंगे दो कमीशन के बारे में, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन था 2007 का, यूपीए गवर्नमेंट की ड्यूरिंग में टाइम में हम देखेंगे। और आज का जो बालाकृष्णन जो कमीशन है, ये मुद्दे पे जो जांच कर रही है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से आ सकता है, कहां से फंस सकता है, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? तो शेड्यूल कास्ट वो अनटचेबिलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पे है, और वो रिलीजियन स्पेसिफिक है, और वो कन्वर्ट होने के अब तक लॉस हो सकता है एट द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। बट एसटी के लिए ऐसा कोई नहीं है। अगर एसटी कोई दूसरी रिलीजियन में जाए तो उसका जो स्टेटस है एसटी का, वो कभी नहीं जाएगा, वो रिटेन कर सकता है, ठीक है, वो रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मेंस के एनालिसिस में अगर हम देखें जीएस पेपर 2 में, तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश हमें दिखता है। यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश हमें दिखेगा। तो पहला जो ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 का, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि अंडर आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो डिक्लेयर कर सकता है एक नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन के तहत वो डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सी रिलीजियन को एससी डिक्लेयर किया जाएगा। तो इनमें आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे आर्टिकल 15 में बोला गया कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है किसी भी बेसिस पे। तो स्टेट हो, पर्सन हो, कोई भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कोई भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि डज डिनाइंग द एससी स्टेटस प्योरली बेस्ड ऑन ए चेंज ऑफ रिलीजियन वायोलेट ऑफ द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? तो ये जो बोला जा रहा है कि अगर तुम इस हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट एससी हो, और तुम कन्वर्ट हो रहे हो इस्लाम और क्रिश्चियन में, तो तुम्हारा एससी स्टेटस टाटा बाय बाय हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो नया जजमेंट आया है, इसमें क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, और अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो तुम्हें तो आंसर राइटिंग करना पड़ेगा।
तो तुम्हें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लैश है आर्टिकल 15 के साथ, ये तुम्हें आना चाहिए और ये पेपर में भी लिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो वर्ड को देख लो कि कैसे लिखोगे। तो जो आर्टिकल 15 में जो बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजियन, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, तो वहां पे यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये आर्टिकल 15 का वायोलेशन है कि नहीं? और दूसरी बात बोला गया कि आर्टिकल 25 में का भी क्लैश हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू रिलीजियन, जहां पे बोला गया कि तुम तुम्हारी कॉन्सियसनेस के अनुसार, तुम्हारे जो विवेक है उनके अनुसार तुम कोई भी रिलीजियन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, कोई भी रिलीजियन को फॉलो कर सकते हो, किसी में भी तुम गॉड देख सकते हो। तुम अगर नहीं रिलीजन को फॉलो करो तो भी ना कर सकते हो, वो तुम्हारा ओन कॉन्सियसनेस है, वो तुम्हारा ओन इनर लिबर्टी है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर इसी फेथ को हम पकड़ के चले आर्टिकल 25 को, तो अगर कोई दलित अगर दूसरी रिलीजियन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो एससी स्टेटस है वो अगर नहीं रहता आगे, अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, तो क्या वो आर्टिकल 25 के साथ क्लैश हो रहा है? तो ये जो मामला था, हमें ये समझने से पहले दो चीज और भी क्लियर कर लेना चाहिए कि ये दो मामला है, दो केस है। पहला जो केस के बारे में हम अभी जिक्र कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 2 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है। उसमें एक इंडिविजुअल का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का जो क्लॉज 3 है, उनके अनुसार तुम्हारा एससी स्टेटस चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें देखा गया एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसमें देखा गया एप्लीकेशन ऑफ लॉ, अनदर प्रीलिम्स एमसीक्यू फैक्ट, अगर डीप में समझ में आए तो समझ लेना। तो ये जो रिसेंट जो मामला है ना बेटा, ये है एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसमें देखा गया कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में किन को दिया जाएगा, तो उनमें नहीं है तो नहीं है, कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, तुम्हारा स्टेटस नहीं रहेगा। लेकिन इससे भी एक मामला पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही है, पीआईएल के फॉर्म में। तो वो 3 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अभी भी वो मामला रिव्यू पे है, वो मामला अभी भी राय नहीं है उसके, उस केस पे। तो वहां पे देखा जा रहा है कि ये जो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, गेटिंग माय पॉइंट, 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ये वैलिड है कि नहीं है? तो अभी तक इस मामले, इस जो 3 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला जो मामला है, जिसमें ये दो आर्टिकल को उठाया गया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 को, कि ये क्लैश कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये वैलिड है कि नहीं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, वो चैलेंज हुआ है, लेकिन उसका जो जजमेंट अभी तक नहीं आया। तो ये अलग मामला है। लेकिन रिसेंट जो जजमेंट आया है, एज ए एस्पिरेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना, कि आगे आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो आगे से अगर कोई कॉन्वर्ट हो गया इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, या किसी दूसरे रिलीजियन में, तो उनका एससी जो कोटा का जो स्टेटस है, वो इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए वो बंद हो गया, वो आगे कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मामला नहीं है। ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ को देखा गया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का क्लॉज 3 में क्या बोला गया कि 3 रिलीजियन को दिया जाएगा, तो 3 रिलीजियन की रिलीजियन से अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिश्चियन और इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन उसकी रिलीजियन की बेस में नहीं था, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। और अगर हम देखें कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो मामला पेंडिंग है, उसमें कोई पर्सनल का केस नहीं था कि किसी का एससी स्टेटस छीन गया और वो जाके मामला किया, ऐसे नहीं था। वो एक पीआईएल था, उसमें मल्टीपल मामला मार्ज है, केसेस मार्ज है, और उसमें ये कोर्ट में चैलेंज किया गया कि माय लॉर्ड, ये जो अगर कोई दलित मुस्लिम क्रिश्चियन में, अगर कोई दलित हिंदू क्रिश्चियन और मुस्लिम में जाता है, इस्लाम धर्म रिलीजियन में जाता है, तो उनका रिलीजियस स्टेटस अगर आगे से ना रहे, तो ये उनका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15 और 25 का वायोलेशन है कि नहीं, ये कोर्ट देख रहा है। और ये कोर्ट देखेगा जो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं। तो दोनों मामला अलग है, ये समझ में बात आनी चाहिए। बात ठीक है कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं वहां सर?
तो कमिटीज थे, मैंने बोला कि रंगनाथ मिश्रा कमिटी 2027 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने बोला था कि ये जो एससी स्टेटस है, जो कोटा है, ये आगे रहना चाहिए। वो किसी भी रिलीजियन में जाए, उसका एससी कोटा रहना चाहिए, वो खारिज नहीं होना चाहिए। क्योंकि रातों रात कोई व्यक्ति का जो सोशल और इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, ये मेरा कहना नहीं है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिकमेंडेशन था। तुम मैं चाहूंगा कि ये क्लास फिनिश होने के बाद तुम खुद से रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिकमेंडेशन को देखो, ताकि तुम्हें बात डिटेल में समझ में आए। ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मेरा काम दो है, करंट टॉपिक को तुम्हें दिखाना, वहां से यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन कैसे आएगा पॉलिटी से, वो तुम्हें बताना। और कोई टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ तुम कैसे और भी दो तीन टॉपिक को साथ साथ स्टडी करोगे, ये जो थीमेटिक स्टडी स्ट्रेटेजी कहते हैं, ये तुम कैसे करोगे, ये तुम्हें समझाना, ठीक है। तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने बोला था कि उनको स्टेटस दिया जाना चाहिए, रिगार्डलेस वो किसी भी रिलीजियन में जाए। लेकिन बाद में जो एनडीए गवर्नमेंट आया, और एनडीए गवर्नमेंट में बोला कि ये जो रिकमेंडेशन है, ये घर में बैठ के बनाया गया, कोई वैलिड रीजन इनका नहीं है, और जो डेटा रंगनाथ कमीशन ने दिया था वो भी तथ्य भित्तिक था, कोई उनका वास्तव भित्ति नहीं नहीं था। तो इसीलिए उन खारिज कर दिया गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन को रंगनाथ मिश्रा की, और नया कमीशन बिठाया गया 2022 में, के सी बालाकृष्णन कमीशन, ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनका जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन का जो टाइम है, वो अगले 2026 तक इंक्रीज किया गया। कि ये जो कमीशन आया, बालाकृष्णन कमीशन, ये आगे देखेगा कि सच में अगर कन्वर्जन के बाद, दूसरी रिलीजियन में कन्वर्ट होने के बाद उनका स्टेटस क्या रहता है, उनको सच में ही डिस्क्रिमिनेशन और जो अनटचेबिलिटी, ये जो मैटर है, उनको फेस करना पड़ता है कि नहीं, वो डिटेल देखेगा। उनका जो रियल जो अपडेट होगा, उनका जो रियल डेटा वो यूज करेगा कमीशन, और उसके बाद रिकमेंडेशन देगा। और सुप्रीम कोर्ट को इसी बात में बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो थ्री जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो मामला अभी तक पेंडिंग है, वो मामला की राय अभी तक ना देने के लिए बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से, कि जब तक ये जो केजी बालाकृष्णन कमीशन साहब की कमीशन की जो रिकमेंडेशन नहीं आते, तब तक सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने वाली जो मामला हुआ है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 को लेके, कि ये ऑर्डर खुद से वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखा जाने के लिए जो मामला है, उसमें बाद में राय देने के लिए बोला गया कि पहले चलो, अगर कमीशन के रिकमेंडेशन आ जाए, वो देख लेते हैं, उसके बाद ही इसमें डिस्कशन होगा। तो आगे हम देखेंगे कि अगर कोई लैंडमार्क चेंजेस आया, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये जो कमीशन की रिकमेंडेशन आने के बाद जो डिसीजन लेगा, वो लैंडमार्क चेंजेस होगा कि नहीं, वो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। और दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारी मन में अराइज हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि एक टॉपिक को मैं 5 टॉपिक पढ़ा सकता था अभी, लेकिन मैं एक टॉपिक को लिया, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है कि एक भी टॉपिक पढ़ो तो सही से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्योंकि इसमें से तुम्हें अगर कोई कुछ भी पूछ ले आगे जाके, तो यू आर एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर तुम्हें ये सोच में आ रहा है कि चलो सर, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्ट हो गया मुस्लिम इस्लाम रिलीजियन में और क्रिश्चियनिटी में, तो हमारा स्टेटस सर गया, एससी स्टेटस गया, हाँ, तो अगर कोई रिटर्न आए, तो बाद में रिटर्न भी तो आ सकता है ना, कि चलो मैं कन्वर्ट हो गया, मुझे कुछ दिन बाद अच्छा नहीं लगा, और मैं पहले रिलीजियन में रिटर्न आ गया। तो मैं जो बुद्धिस्ट था, सिख था और हिंदू था, दलित में रिटर्न आ गया। तो इसको बोलते हैं रिटर्न टू फोल्ड डॉक्ट्राइन, गेटिंग माय पॉइंट। डॉक्ट्राइन मींस प्रिंसिपल, बेटा। तो रिटर्न टू फोल्ड प्रिंसिपल क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो, अगर ऐसा कोई केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, हाँ ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उनको री एक्सेप्टेड किया जाएगा, उनको बेटा री एक्सेप्टेड किया जाएगा ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी में। तो पहला जो कास्ट था उनमें उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि आओ बेटा, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारा जो एससी कोटा जो था, जो खारिज हो गया था, वो फिर से रिटेन हो गया, वो फिर से तुमको मिल गया, ठीक है। तो ये हो सकता है।
ये क्वेश्चन तुम्हें जीएस पेपर 2 में आंसर राइटिंग के लिए आना चाहिए। और प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन यहाँ पे आए कि अगर रिटर्न आए तो क्या होगा, तो भी तुम्हें ये पता होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का केस है, तुम डिटेल में देख लेना। ओके सर। तो मैं जो कंफ्यूजन तुम लोगों के बीच में आया था कि पहले ही क्वेश्चन क्लास की शुरुआत में मैं बोला था कि डज एससी स्टेटस कैंसिल कॉन्वर्सेशन के बाद, कन्वर्जन के बाद, दूसरी रिलीजियन में कन्वर्ट होने के बाद, लाइक इस्लाम और क्रिश्चियन। तो ये जो जजमेंट आया ये 2 जजेस बेंच ने दिया है। इसमें जो है 2 जजेस बेंच था, और ये जो पेंडिंग जो मामला है वो अभी लार्जर बेंच में है, 3 जजेस बेंच में है। इसमें देखा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट्स वायोलेट फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 14। और ये इसमें आर्गुमेंट ये है कि आर्टिकल 14, 25 और 15 का वायोलेशन है। और इसमें जो जजेस को बोला गया कि केजी बालाकृष्णन कमेटी का रिपोर्ट के लिए अभी वेटिंग में है, वेटिंग आएगा तो बाद में डिसाइड होगा मामला। लेकिन ये जो मामला का रिसेंट जजमेंट आया जिसमें बोला गया कि अगर कन्वर्ट कोई हो गया, अगर कोई कन्वर्ट हो गया दूसरी रिलीजियन में, तो ठीक है, उनका एससी कोटा आगे से नहीं रहेगा। ये देखा गया एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। तो 1950 में जो ऑर्डर रहा है अभी तक, उस ऑर्डर की एप्लीकेशन को चेक किया गया। इधर पे चेक किया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और इधर पे चेक किया जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर। तो यहाँ पे चेक किया जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कि ये लॉ खुद से वैलिड है कि नहीं है, ये लॉ खुद से एम्बिगुअस है कि नहीं है। और ये जो चेक किया गया एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसमें देखा गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक का। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसे, हमें तो ड्राइंग रूम में बैठ के न्यूज चैनल में करंट अफेयर्स नहीं देखनी है। हमने करंट अफेयर्स को ऐसे समझना है कि तुम अगले साल जाओगे और दफ्तर में बैठ के पॉलिसी को मेक करोगे, तुम फ्यूचर पॉलिसी मेकर हो इंडिया का, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे समझना चाहिए सब्जेक्ट को। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का एप्लीकेशन देखा गया कि लॉ के एप्लीकेशन को फॉलो किया गया, और यहाँ पे देखा जाएगा वैलिडिटी ऑफ द लॉ, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखा जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं, यहाँ पे एससी नहीं रहेगा। अगर वो कन्वर्ट हो गया तो उनका जो स्टेटस है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, एससी कोटा वो आगे से यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर एससी कोटा नहीं यूज कर पाया तो जो रिजर्वेशन उनको मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में, गवर्नमेंट, वो आगे से नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नहीं? और बाद में अगर 3 लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर देखेगा, उसके बाद जो जजमेंट आएगा उससे कोई लैंडमार्क चेंजेस होगा तो हम आगे से क्लास में देखेंगे। बात ठीक है कि नहीं? बना सर। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन हमें अभी तक नहीं आया था कि सर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, जो पहले में हम देखे थे। तो क्लास की शुरुआत में एक एमसीक्यू क्वेश्चन से हम क्लास को स्टार्ट किए थे, यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू, जहां पे हम बोल रहे थे कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इन इंडिया। तो वहां पे बोला, ऑप्शन नंबर 1 पे है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल कास्ट कैन ओनली बी हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट फेथ। ऑप्शन 2 में बोला गया है शेड्यूल ट्राइब पर्सन लॉस देयर रिजर्वेशन बेनिफिट्स अपन कन्वर्सन टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। और ऑप्शन 3 में बोला गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन यूटिलाइज टू रिमूव द कास्ट फ्रॉम एससी लिस्ट। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल आर अबव। तो आंसर होगा सर ऑप्शन 1, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हिंदूज को, और बाद में 1956 में सिखों को, सिख को और बुद्धिस्ट को 1990 में क्या किया गया सर? इंक्लूड किया गया। एसटी का जो रिजर्वेशन स्टेटस है वो किसी भी कन्वर्जन के बाद वो रहता है, वो काटिल नहीं होता। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गया। और ऑप्शन 3 में बोला गया कि आर्टिकल 341 के अनुसार गवर्नर, गवर्नर नहीं बेटा, यहाँ पे होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर नहीं।
तो आंसर होगा ओनली वन आर करेक्ट। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऐसे अगर तुम्हें देखो, ये जो स्टेटमेंट तुमने अभी तक देखा, ये पूरा तुम्हें समझ में आ गया कब? जब तुमने पूरा टॉपिक को देख लिया कि रंगनाथ मिश्र कमेटी का कमीशन, उसका रिकमेंडेशन किया था, एसटी का क्या है मामला, एससी का मामला क्या है, आर्टिकल 341 क्या है, टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का किस फॉर्म को देखा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ को देखा, और थ्री जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो लार्जर बेंच है, जहां पे मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहां पे देखा जा रहा है वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ये जो इंटायर सिनारियो है, आई होप यू आर एंजॉय द सेशन। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।